जय हिंद। ये प्री टेस्ट एग्ज़ाम 2024 जो बच्चे 2025 में 12th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ज्योग्राफी के प्रश्न और उनके उत्तर। तो यहाँ देखिए आपका 70 नंबर का ये क्वेश्चन है और टोटल 3 घंटा होगा इसका एग्ज़ाम। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलता है। तो देखिए यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उनकी संख्या 25 है और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है। तो देखिए नव निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका उत्तर है, तो इसका आंसर आपका होगा क नंबर आंसर ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद को रुको अथवा जाओ नेतवाद का भी नाम दिया था और इनके मुताबिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना समस्याओं को हल करने पर जोर दिया जाना चाहिए, इनका विचार था। अगला 2 नंबर है 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपका ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 121 करोड़। 3 नंबर प्रश्न, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो उत्तर है डॉक्टर महबूब उल हक। का नंबर ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एकल कृषि नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया क मिश्रित कृषि। इसके बाद 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो यहाँ पे आपका ग नंबर सही होगा, आधारभूत उद्योग या बुनियादी उद्योग होता है। छठा प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ख नंबर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ठीक है, स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एशिया। यूरोप और यूरेशिया होता है। ठीक है। 8 नंबर, रेशम मार्ग किन शहरों को जोड़ती थी? तो ये देखिए आपका ग नंबर ऑप्शन सही होगा, ये चीन से शुरू होके रोम तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न जो है गलत है, लेकिन ये रेशम मार्ग जो है चीन से रोम तक जाती है, जिसमें भारत पाकिस्तान ये सब भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर चीन को रोम से। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर है इसका घ नंबर जिनेवा। 10 नंबर है, नदी के किनारे किस तरह की बस्ती प्रतिरूप देखने को मिलते हैं? तो उत्तर है रैखिक प्रतिरूप, ख नंबर। उसके बाद 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो उत्तर है भारतीय आर्य, घ नंबर। 12 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है? तो इसका आंसर होगा ग नंबर जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ख नंबर अवनालिका अपर्दन। ठीक है, जो मिट्टी में नाली बन के मिट्टी का कटाव करती है। 14 नंबर प्रश्न है, तिलहन फसल है? तिलहन फसल तेल वाला फसल जो है ये सरसों, ग। 15 नंबर प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर है ख नंबर थॉमसन और नॉटस्टेन। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो उत्तर है असम। असम का डिगबोई में पाया जाता है।
17 नंबर प्रश्न, तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर है ग नंबर तमिलनाडु। 18 नंबर, कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर है ग झारखंड। 19 नंबर, मानव भूगोल के जनक कौन हैं? तो उत्तर है फ्रेडरिक रेडजेल का नंबर आंसर। 20 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर है ख नंबर उत्तर प्रदेश। 21 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो क नंबर आंसर है मुंबई से ठाणे। 22 नंबर प्रश्न, धारावी कहाँ स्थित है? तो उत्तर है ग नंबर मुंबई में। आगे, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो उत्तर है ख नंबर बिहार। 24 नंबर प्रश्न, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है? तो इसका आंसर है क नंबर गैस पाइपलाइन से। 25 नंबर, कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो इसका उत्तर होगा ग नंबर रक्त संचार तंत्र। आगे है अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 से 34 तक, ये भी आपका एक एक नंबर का है। तो 26 नंबर देखिए, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रति इकाई क्षेत्रफल में बताने वाले आंकड़े को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, धात्विक खनिजों का 2 उदाहरण लिखें। तो यहाँ पे लोहा और तांबा लिख सकते हैं, या फिर सोना, मैग्नीज, बॉक्साइट, ये भी धात्विक खनिज ही है, ठीक है, जिसमें धातु होता है। अगला प्रश्न 28 नंबर, बाढ़ क्या है? तो देखिए, जब पानी सामान्य तौर पर सूखी ज़मीन पर भर जाता है तो इसे बाढ़ कहते हैं, ठीक है, कहीं भी गांव में भी आ सकता है। 29 नंबर प्रश्न है, जल प्रदूषण से होने वाले 2 बीमारियों के नाम लिखें। तो देखिए, जल प्रदूषण से होने वाला बीमारी जो है हैजा, टाइफाइड, पेचिस, ठीक है, इस तरह का है, मलेरिया है, डायरिया है। 30 नंबर प्रश्न है, तिलहन फसल किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे उत्तर, तिलहन फसल उन फसलों को कहते हैं जिसे तेल की प्राप्ति होती है, ठीक है, जैसे कि सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली इत्यादि, ठीक है। अगला 31 नंबर, परिवहन को परिभाषित करें। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाते हैं। अगला 33 नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखें। तो देखिए, मानव भूगोल के 2 शाखाओं में आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल ये हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत कुछ, सांस्कृतिक, सामाजिक, जनसंख्या, ऐतिहासिक, अधिवास, शहरी, सब लिख सकते हैं। आगे है 34 नंबर, प्रदूषक क्या है? तो देखिए, प्रदूषक वे पदार्थ या ऊर्जा होते हैं जो पर्यावरण में प्रवेश करके पारिस्थितिक की तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं या बाधित करते हैं। अब है आगे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 35 से 42 तक, ये 3-3 नंबर का है। 35 नंबर प्रश्न है, देखिए, रेल परिवहन के 3 लाभ लिखें। देखिए, रेल परिवहन जो है देश के अंदर स्थलीय, देश के अंदर कहीं भी आप ये आसानी से आ जा सकते हैं, ठीक है, और इसमें यात्रियों और माल को ले जाने का एक सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल ये साधन है। दूसरा है कि रेल परिवहन से लंबी दूरी तक ले जाने वाले उत्पादों की सुरक्षा की गारंटी मिलती है। तीसरा यह है कि रेल परिवहन से माल की शीघ्र डिलीवरी की जा सकती है।
और सड़क परिवहन की तुलना में कम खर्च आता है इसमें। 36 नंबर प्रश्न है, प्रवास के किन्हीं 3 अपकर्ष कारकों का उल्लेख करें। तो देखिए इसको समझिए। प्रवास के अपकर्ष कारक वे होते हैं जिसकी वजह से लोग किसी खास जगह की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई नौकरी करने के लिए बाहर जाता है, या फिर कोई पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, या धार्मिक स्थल पे घूमने के लिए जाते हैं। उसी तरह से रमणीय स्थल हो गए, या फिर जल की उपलब्धता या अनुकूल जलवायु भी हो सकती है। 37 नंबर प्रश्न है, मानव का प्राकृतिकरण क्या है। देखिए, मानव का प्राकृतिकरण का मतलब है कि मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को बताता है। जैसे कि आदिकाल में जब तकनीकी विकास का स्तर कम था तो मनुष्य प्रकृति के आदेशों के मुताबिक ही अपने आप को ढाल लेते थे। माने प्रकृति के हिसाब से ही लोग अपना आप को ढालते थे। और आज क्या हो रहा है कि लोग प्रकृति को अपने अनुकूल बना लेते। कहने का मतलब है कि ठंडा में हीटर जला के गर्मी ठंडा को ख़त्म कर देते हैं, और गर्मी में एसी चला के गर्मी को ख़त्म कर दे रहे हैं। यानी प्रकृति को हम लोग अपने अनुकूल बना दे रहे हैं फिलहाल। लेकिन पहले क्या था कि हम लोग उसी आधार पे ढल जाते थे, जैसे कि बाकी जानवर लोग अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, फसल ऋतु से क्या समझते हैं। तो देखिए, फसल ऋतु वह ऋतु होती है जिसमें कोई खास फसल उगाई जाती है। और भारत में 3 तरह की ये फसल ऋतु है, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। तो इन तीनों ऋतुओं में मानसून के दौरान खरीफ और रबी 2 अहम मौसम होते हैं। गर्मियों के मौसम में खरीफ और रबी के बीच जायद मौसम होता है। 39 लौह एवं अलोह खनिज में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, इसका आंसर में इस तरह से लिख सकते हैं कि लौह खनिज और अलोह खनिज में अंतर, जिन धात्विक खनिजों में लोहा होता है उन्हें लौह खनिज कहते हैं, वहीं जिन धात्विक खनिजों में लोहा नहीं होता है उन्हें अलोह खनिज कहते हैं, ठीक है। इस पर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। आगे 40 नंबर, व्यापार संतुलन की व्याख्या करें। देखिए, व्यापार संतुलन जो है किसी देश के निर्यात और आयात के मूल्यों के बीच के अंतर को कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है हम लोग के यहाँ पे जो भी उगाते हैं या जो भी जिसका उत्पादन करते हैं उसको बेचते हैं, और बाहर से जो मंगाते हैं, खरीदते हैं, उनके बीच में हमको नाफा और नुकसान कितना हो रहा है, इसका अंतर को हम लोग व्यापार संतुलन कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब हमको नाफा भी हो सकता है या घाटा भी हो सकता है, या फिर हम बराबरी में रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया व्यापार संतुलन। देखिए, 41 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन के 3 उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के 3 उद्देश्य में पहला कि खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या को कम करना है। दूसरा है शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त करना है, और हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस तरह से और भी कुछ लिख सकते हैं। 42 नंबर, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दें। देखिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम अपने घर से इसका शुरुआत कर सकते हैं। कूड़ा कचरा को इधर उधर नहीं फेंकना है, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना है, ठीक है। और नदी तालाब झील में मवेशियों को नहीं स्नान कराना या कपड़े वगैरह ज़्यादा नहीं धोना वहाँ पे। कीटनाशक या दवाइयों का आसपास खेतों में उस तरह का छिड़काव नहीं करना चाहिए ज़्यादा, ठीक है, जहाँ से पानी बह के जल स्रोतों में जाता हो। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 43 से 48 तक, ये आपको 5 नंबर करके है। 43 नंबर, भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, भारत में जनसंख्या वितरण और घनत्व
को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। ठीक है, भौगोलिक कारक में लिख सकते हैं कि स्थलाकृति, लोग पहाड़ों और पठारों के बजाय मैदानों में रहना पसंद करते हैं। और आगे इस तरह से लिख सकते हैं, जलवायु में लोग आमतौर पर बहुत ठंडे या गर्म इलाकों से दूर रहते हैं, और साथ ही मिट्टी वहाँ की उपजाऊ और अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं होना चाहिए। सामाजिक कारक में लिख सकते हैं कि बेहतर आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की प्राप्ति वाले क्षेत्रों में आबादी ज़्यादा देखने को मिलती है। सांस्कृतिक कारक में क्या है कि सांस्कृतिक, धार्मिक, मंदिरों वाले जगहों पे भी लोग निवास करते हैं। आर्थिक कारक में औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि शहर में लोग जाते हैं रोजी रोजगार के लिए। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लिख सकते हैं कि भारत में गेहूं के उत्पादन और वितरण से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। जैसे भारत में गेहूं की खेती मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों में होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और भारत में गेहूं की खेती देश की कुल फसली क्षेत्र का 13% हिस्सों में होती है। ठीक है, इस तरह से भारत में गेहूं की औसत उपज प्रति हेक्टेयर 3.37 टन तक है। ठीक है, भारत में गेहूं का उत्पादन दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 14% लगभग होता है। ठीक है, और गेहूं के भूसे का इस्तेमाल पशुओं के चारे या छत बनाने में किया जाता है। भारत में गेहूं की खेती 5000 साल से भी ज़्यादा समय पहले से हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। अगला 45 नंबर है, कार्यों के आधार पे भारत के नगरों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं उत्तर, कार्यों के आधार पे भारत के शहरों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है: प्रशासनिक शहर, औद्योगिक शहर, परिवहन शहर, वाणिज्यिक शहर, खनन शहर, शैक्षणिक शहर, धार्मिक और सांस्कृतिक शहर या पर्यटन शहर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। 46 नंबर में देखिए, जैसे खनिज संसाधनों के संरक्षण में खनिजों के नियंत्रण, इस्तेमाल और उनके दोहन को कम करने का तरीका है। तो यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि खनिजों का नियंत्रण और इस्तेमाल सही ढंग से हो, जिससे कि बर्बाद होने से बचे। ठीक है, और खनन का काम पहले से प्लान करके किया जाना चाहिए। खनिजों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। कम मात्रा में उपलब्ध खनिजों के लिए विकल्प तलाशना चाहिए, जैसे कि कोयला वगैरह जो है ये ख़त्म हो जाएगा तो उसका विकल्प में, जैसे अभी आ गया हम लोग का सोलर। ठीक है, इस तरह से विकल्प ढूंढना है, जैसे पन बिजली। ठीक है, कोयला से भी बिजली तैयार होता है, लेकिन कोयला ख़त्म हो सकता है। उसी तरह से धातुओं का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए, क्योंकि धातुएं जो है कोई चट्टान वगैरह से मिलता है तो वो चट्टानें ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन धातुओं जो हम लोग फेंक देते हैं कहीं पर वेस्ट हो जाने के बाद, तो उसको फिर से उसका पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। और योजनाबद्ध और टिकाऊ तरीके से संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। 47 नंबर में देखिए, स्वेज नहर एवं पनामा नहर मार्गों के आर्थिक महत्व की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। इसमें उत्तर लिख सकते हैं, स्वेज नहर और पनामा नहर दोनों ही समुद्री जहाज़ों के लिए शॉर्टकट रास्ते हैं, और इन नहरों का आर्थिक महत्व इस वजह से है कि ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन नहरों के जरिए समुद्री यात्रा की दूरी कम होने से व्यापार लागत में कमी आती है, और इन शहरों से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि स्वेज नहर यूरोप और एशिया को जोड़ती है, यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है। इन शहरों के जरिए
सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहता है और भी बहुत सारे सुविधा होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए 48 नंबर प्रश्न, विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न में है को प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर जो है आप इसके दोनों छोर दिखा सकते हैं, है ना। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। उसके बाद तो यहाँ पे आपका दोनों तरफ हो गया प्रशांत महासागर। उसके बाद खो में देखिए नीचे सबसे यहाँ पे भारत का सबसे नीचे इस जगह पे श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया गो। उसके बाद ऊपर भारत के यहाँ पे ये हो गया चीन, ठीक है। मोबाइल में लिखने में दिक्कत हो रहा है। उसके बाद जापान, जापान जो है यहाँ पे इस जगह पे दिखा सकते हैं, ये जगह जो है ये जापान है। यहाँ पे आप जापान को दर्शाइए। तो ये प्रश्न जो है यहीं समाप्त हुआ और इसी पैटर्न पे आप लोग का वार्षिक परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक रहेगा सबको।